अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है, यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया तो नया क्वेश्चन बन गया। और ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, उससे कम, पीछे वाले क्वेश्चन से कम, लेकिन फिर भी रिपीट हो चुका है कई बार। है पहले वाले ही जैसा क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर यहाँ बना रहा हूं मैं, बस 3 कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हमने बनाए थे। ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ लगे हुए हैं, तीनों की कैपेसिटी मैं सेम ले रहा हूँ, C1 C2 C3, तीनों की कैपेसिटी C ले ली है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले ये वायर यहाँ जोड़ दिया था, अब इसके बीच में भी एक कैपेसिटर डाल दिया। ये वायर यहाँ जोड़ दिया था, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर डाल दिया। C3 C4 C5, पॉइंट A और पॉइंट B, आपको कैपेसिटी निकालनी है A और B के बीच में, कितनी नेट कैपेसिटी कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है। फिर से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे हम, फिर से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। देखिए ये पॉइंट A है और ये सीधे सीधे यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी मैं A ही लिख लेता हूँ। ये पॉइंट आपका B है। नो 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 नो, इस बार गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, तो मुझे अलग ही पॉइंट बनाने पड़ेंगे। A B, इस पॉइंट को मैं D लिखता हूँ, इस पॉइंट को लिखता हूँ E। D और E, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटर C1 A और D पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, A और D में जुड़ा हुआ है, तो मैं पहले तो A और B दो पॉइंट बना रहा हूँ। ये बनाया मैंने, ये पॉइंट A बनाया और ये पॉइंट B बनाया, ठीक है। दो पॉइंट और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, D और E। कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ कहीं को ड्रॉ कर लूँ, ये D और ये E, D और E। अब ध्यान से देखिएगा, C1 कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, A और D के बीच लगा हुआ है, तो मैंने इसे A और D के बीच लगा दिया। ये कौन सा हो गया, C1। C1 ले चुके आप। अब C2 देखें, C2 D और E के बीच में लगा हुआ है, तो C2 D और E के बीच में मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फिर C4 लगा हुआ है A और E के बीच में, C4 A और E के बीच में लगा हुआ है, तो C4 को मैंने यहाँ लगाया A और E के बीच में, करेक्ट। अब कौन सा बचा, C5, C3 बचा। C3 E और B पॉइंट के बीच लगा हुआ है, C3 E और B पॉइंट के बीच लगा हुआ है, ये C3, ये C4, ये C2, और क्या बचा, C5 बचा। C5 कहाँ लगा हुआ है, D और B पॉइंट के बीच, तो C5 ये रहा D और B पॉइंट के बीच में। ये पूरा आपका नेट कैप इक्विवेलेंट आपका सर्किट बन गया। रीड्रॉ कर लिया आपने सर्किट को, ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक ही है, ये डायग्राम दोनों बिल्कुल एक ही है। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ सिंपल है। अब ये कौन सा है, ये C3, सबकी कैपेसिटी मैंने C ली है। अच्छा, अगले लेसन में हम एक रूल पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ, वो हम पहले यहाँ यूज कर रहे हैं। सारे कैपेसिटर आपको इक्वल भी हो सकता है दिए जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे कैपेसिटर्स की इनकी वैल्यू डिफरेंट हो, तो मैं डिफरेंट वैल्यू से ले लेता हूँ। चलो डिफरेंट वैल्यू से ले लेता हूँ। C1 को मैंने लिखा 2 माइक्रोफेरेड और C4 को लिखा है 6 माइक्रोफेरेड। इधर इसको लिखा है 5 माइक्रोफेरेड C3 और इसको लिखा है 10 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया मेरा C2 को लिख रहा हूँ 1 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही अपने मन से ले ली मैंने। यहां आपको एक बात देखनी पड़ेगी, जरा देखना जरा ध्यान से। C1 बाय C4, 2/6 कितना, 1/3। अच्छा दूसरी साइड देखूं जरा मैं, ओहो थोड़ा मिस्टेक कर ली मैंने, इसको मैं 15 माइक्रोफेरेड लिख रहा हूं। तो यहां से देखो जरा, C3 कौन सा, D और ये वाला, ये C5 है। C5/C3, 5/15 कितना हो गया, 1/3। और आपको ऐसे ही दिया जाएगा, कि इन दोनों का रेशियो, इनकी रेशियो सेम आएगी। तो क्या पता आपको लगा कि जो C1/C4 है वही C5/C3 है।
C1/C4 की वैल्यू और C5/C3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है, दोनों का रेशियो एक जैसा, एक्चुअली नॉट वैल्यू, रेशियो। तो जब ये रेशियो आपका इक्वल आ जाए, और इक्वल ही दिया जाएगा आपको, अनइक्वल तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, वो आपको नहीं दिया जाएगा। इवन ये कि किसी कंपटीशन में ही मैं नहीं समझता कि वो आपको अनइक्वल कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। जब आपको ये लगे, ऐसा कंफर्म हो जाए कि इनकी रेशियो और इनकी रेशियो सेम है, तो आप लिखेंगे हेंस circuit form a balance गेहूं पत्थर पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते थे ये लोग पहले। और ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज बन जाता है तो ब्रिज रख दिया, इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। और ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तब कहा जाएगा जबकि इन रेशियो, साइड्स के रेशियो सेम आ रहा है, तो बैलेंस हो गया। और बैलेंस होने के बाद एक बड़ी अच्छी इसमें खबर आती है, बैलेंस होते ही क्या, हेंस C2 इज नॉन फंक्शनल। इस सर्किट में C2 का कोई भी काम नहीं है, इस सर्किट में C2 का कोई काम नहीं है। C2 को यहाँ लगा रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे यहाँ से हटा दो तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। C2 को यहाँ से हटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा सर्किट के ऊपर, क्योंकि ये लगने के बाद भी काम नहीं कर रहा। अब C2 तो काम कर ही नहीं रहा कुछ भी, फिर क्या करें भाई। अब देखिए ध्यान से, C2 यहाँ से हट गया, हटा दो इसे, निकाल के अलग रख दो। अब देखिए ध्यान से, C1 एंड C5 आपस में सीरीज में है, C4 एंड C3 फिर ये आपस में सीरीज में है। तो क्या आप लिखेंगे, आप लिखेंगे C1 एंड C5 आर इन सीरीज। तो 1/CS, मैं इसको बना लूँ 1/5 थे ना, C6 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C5। तो 1/C6 कितना हुआ, 1/C1 कितना है, C1 2 है, और C5 कितना है, C5 है 5। तो 1/2 प्लस 1/5, 10 इसका एलसीएम आ गया, 5 प्लस 2 7/10। तो C6 निकल कर आया 10/7। करेक्ट, वॉट एवर बी द यूनिट। अगर ये माइक्रोफेरेड में है तो ये भी माइक्रोफेरेड में ही आंसर आएगा। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, C2 को आपने यहाँ से हटा रखा है, तो फिर अब C4 और C3 आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए। C4 एंड C3 ये आपस में सीरीज में आ गए, दोनों के दोनों। जब ये दोनों सीरीज में आ गए, आपके ये दोनों सीरीज में आ गए C4 C3, तो अब कैसे बात बनेगी, देखिए आप लिखेंगे क्या, C4 एंड C3 आर इन सीरीज। तो 1/CS, मैं इसको 1/C7 लिख रहा हूँ, 1/C7 इक्वल्स 1/C4 प्लस 1/C3। कितना है, C4 है आपके लिए 6 माइक्रोफेरेड और C3 है 15 माइक्रोफेरेड। तो 1/6 प्लस 1/15 ये बना 1/C7 इक्वल्स, एलसीएम इसका कितना आएगा, 30, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 30, 7/30। तो ये आपके लिए C7 इज इक्वल टू 30/7 आ गया। ठीक है, अब दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, C7 और ये C6। देखिए ध्यान से, अब फिर से आप रीड्रॉ करें डायग्राम को, यही डायग्राम है। C2 तो आपने यहाँ से निकाल के फेंक दिया, कोई काम नहीं इसका। C1 C5 से मिलकर C6 बना लिया, और C4 C3 से मिलकर C7 बना लिया। तो बिल्कुल वही दो पॉइंट बनाइए आप, A और B। ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B। यहाँ A और B के बीच में एक लगा दीजिए, इन दोनों को हटा करके, इन दोनों को हटाकर आपने एक लगा दिया, जो कि कितना है, जो है आपका C6, कितना, C6 10/7। इसके बाद फिर से देखिए आप, C4 C3 ये दोनों आपस में सीरीज में है, इन दोनों को हटाइए आप, और इन दोनों को हटा करके इनकी जगह एक लगा दीजिए। कौन सा एक लगा दीजिए, C7 कितना है, 70/3, वो सॉरी 30/7। ये आपका
C7 हो गया कितना, 30/7। अब ध्यान से देखिए आप, अब सिंपल है बिल्कुल। सिंस C6 एंड C7 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल है, तो वन अप सॉरी CP इज इक्वल टू कितना होगा, C6 प्लस C7। CP कितना आ गया, C6 आपका कितना है 10/7, ये कितना है 30/7, LCM इनका 7 आया, 10 प्लस 30 और ये हो गया आपका 40/7। तो CP इक्वल्स 40/7 माइक्रोफेरेड। ये रिजल्टेंट आ गया पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का। इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आया 40/7, अगर आपकी वैल्यू ये गिवन है। फॉर्मूले क्वेश्चन में आपको इससे डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये वाली बात जरूर बतानी पड़ेगी। इधर इनका रेशियो, भले ही आप इसे C1 और C2 लिख दें, इसे C3 C4 और C4 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा उससे। इधर इन दोनों का रेशियो और दूसरी साइड इन दोनों का रेशियो, अगर आपका सिंपल सेम है तो सेम होते ही आप कहेंगे कि ये अन अन आप कहेंगे कि ये आपका क्या चीज है, ये आपका अनयूज्ड है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, फंक्शनल नहीं है, इस टाइम सर्किट में लगा हुआ है, सब कनेक्शन प्रॉपर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं होता इसका काम, हम अगले लेसन में सीखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज एक्चुअली क्या है, क्यों ये बैलेंस हो जाता है, रेशियो सेम होने पर कैसे ये बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है इसके अंदर। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये लिखना है कि इट फॉर्म अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इट फॉर्म अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, हेंस C2 इज नॉन फंक्शनल। अब C2 को यहाँ से हटा दीजिए, C2 को आपने हटाया तो C1 और C5 आपके सीरीज में आ गए, सीरीज का फॉर्मूला लगा लिया, C4 C3 आपके सीरीज में आ गए, सीरीज का फॉर्मूला लगा लिया, और फिर C1 C5 की जगह C6 लगा दिया, और यहाँ से C4 C3 की जगह आपने क्या लगा दिया C7। अब पता ये लगा कि C6 और C7 आपस में पैरेलल में आ गए, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपकी निकल कर आ गई। किसी को प्रॉब्लम है, असीम पूछ रहे हैं डायग्राम एक बार फिर से बता दो। चलो फिर से ही बना के दिखाता हूँ डायग्राम आपको, पूरा डायग्राम फिर से बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, और बहुत ध्यान से इसलिए समझना क्योंकि आप में से जो किताब से हेल्प ले रहे हैं, बुक से हेल्प ले रहे हैं, नहीं मिलेगी बुक से ये वाली हेल्प। जो आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं समझा पाएंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए। क्योंकि ये तरीका मेरा अपना जुगाड़ है, और एज यूजुअल आपको पता ही है मेरी तो सीधे सीधे कनेक्टिविटी है, बढ़िया वाली कनेक्टिविटी नेचर के साथ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ये आपका कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैं बीच के 2 पॉइंट और बना लेता हूं, मैं इन पॉइंट को बना रहा हूं P, और ये पॉइंट मैंने बनाया Q, PQ। तो अब इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। कई बार आपसे एग्जाम टीचर्स, कई सारे टीचर्स कहते हैं कि इसे यूं पकड़ो, इसे यूं खींच दो, इसे पकड़ के खींच दो तो सारे सही हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सर से ऊपर निकल जाएगा बिल्कुल। तो पहले हम सिंपली ए और बी पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये बने हुए हैं, ए और बी पॉइंट, ठीक है। अब इसके बीच में 2 पॉइंट आपको ड्रॉ करने, पी और क्यू। तो पी मैंने यहाँ ड्रॉ करा क्योंकि पहले ही थोड़ा सा सोच के चल रहा हूँ कि थोड़े से ये अगर मैं पी और क्यू यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो आपस में ऊपर नीचे ओवरलैप हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने अलग बना लिया इनको। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, C1 P, A और P पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, C1 कनेक्टेड है A और P पॉइंट के बीच, तो मैंने ये जोड़ दिया सीधा सीधा C1, हो गया। C1 आप ले चुके हैं यहाँ से। अब देखना जरा ध्यान से, C5 देखिए ध्यान से आप, C5 जुड़ा हुआ है A और Q पॉइंट के बीच में, A और Q पॉइंट के बीच में C5 जुड़ा हुआ है, तो मैं A और Q पॉइंट के बीच में जोड़ देता हूँ ये C5,
ये आपका C5 हो गया। दो दो कैपेसिटर की कनेक्टिविटी आपने जोड़ दी। अब देखिए जरा बी और क्यू के बीच में जुड़ा हुआ है C3। कहाँ है बी और क्यू? ये रहा, बी और क्यू के बीच में जुड़ा हुआ है ये C3। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से कि पी और बी पॉइंट के बीच में, पी और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है C4। तो पी और बी पॉइंट के बीच में मैंने जोड़ दिया ये C4। और इसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद में PQ जुड़ा हुआ है आपका। PQ जुड़ा हुआ है कहाँ? PQ के बीच में जुड़ा हुआ है C2। तो P पॉइंट से Q पॉइंट के बीच में ये जोड़ दिया आपका C2। ये C2 हो गया और ये C4 हो गया। पूरा का पूरा आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब फिर से आपको देखना है, ट्राई करना है कि C1/C5 और C4/C3 इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये आपका 3 गिवन है, या आपका 12 गिवन है, 3 माइक्रोफेरेड और ये 12 माइक्रोफेरेड। ये आपका गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, यह आपका गिवन है 8 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ देखिए 3/12 1/4, 2/8 1/4, रेशियो सेम है। रेशियो सेम होते ही आप कहेंगे C2 इज नॉन फंक्शनल, C2 काम नहीं कर रहा। तो C2 जब काम कर ही नहीं रहा तो इस P पॉइंट से एक कनेक्शन जा रहा है, जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आपको क्या बताया था कि इन दोनों को हम सीरीज में केवल तब ले सकते हैं जब इनके बीच में से कोई कनेक्शन ना निकल रहा हो। यहाँ है तो सही कनेक्शन, लेकिन ये तो फंक्शनल नहीं है। इसलिए C1 और C2 C4 को आप ले लीजिए सीरीज में, C5 और C3 को ले लीजिए सीरीज में। ये तो काम में आया ही नहीं, इसे तो निकाल के फेंक दिया आपने। उसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए। क्लियर हो इतनी बात हेलो सबको? सर। हाँ सर क्लियर। तो सर अगर सर इनका जो रेशो जो सर इक्वल ना है फिर कैसा होएंगे सर ये? अगर ये रेशियो इक्वल ना हो, अगर हाँ C1/C5 जी। और C4/C3 इक्वल ना हो, तो फिर हाँ ऐसा जी। आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसमें फिर काफी आगे की फिजिक्स लग जाती है। कम से कम कैपेसिटर्स के लिए तो आपका ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस के लिए आ सकता है कि जिसमें रेशियो आपकी इक्वल नहीं हो रही हो। इसे अगले लेसन में हम सीखेंगे। लेकिन कैपेसिटर में ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर में आपको ये इक्वल ही दी जाएगी, इक्वल ही दी जाएगी, वरना तो उसको सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं बनेगा, फिर ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का बन जाएगा। और 10 नंबर का कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। इस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आपकी मार्क्स 2 मार्क्स हो सकते हैं। तो 2 मार्क्स के सॉल्यूशन के लिए इन दोनों की रेशियो आपको सेम ही दी जाएगी। बिल्कुल मत घबराइए इस बारे में। क्लियर हुई इतनी बात? ये क्लियर हुई? अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। ध्यान देना, देखो यही वाली फिगर है, यही वाली फिगर मैं बनाता हूँ फाइनली। थोड़ा सा इसमें और चेंज कर देते हैं, एक छोटा सा चेंज। यही सुंदरता है फिजिक्स की, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा निकलता चला जाता है। यहाँ बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी होती, बहुत सारी चीजें सीखनी नहीं होती। चंद फैक्ट सीख लो और सारी दुनिया मुट्ठी में। ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर। ओके। और इसके बाद जो यहाँ लगा हुआ था कैपेसिटर, यहाँ लगा दिया मैंने। अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया, इसमें रेशियो वेशियो इक्वल होने का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आपके कैसे आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, इनके बीच में से कहीं कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा। ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं? ये दोनों भी आपस में सीरीज में आ रहे हैं। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये इस बीच वाले के साथ तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। इन दोनों का एक निकाल लो, इन दोनों का एक बना लो, फिर ये और जो तीसरा इसमें बीच में, ये तीनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक की सबको बात? क्लियर है?